देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। हाल ही में अभिव्यक्ति की आज़ादी के संकीर्ण होते दायरे और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के खिलाफ विरोध जताने वाले लेखकों कलाकारों की सूची बढ़ती जा रही है। उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी, शशि देशपांडे, सारा जोसेफ, सच्चिदानंदन और कुछ अन्य साहित्यकारों के बाद अब कन्नड़ साहित्यकार अरविंद मालागट्टी और कुम वीरभद्रप्पा तथा कश्मीरी लेखक और कवि गुलाम नबी ख्याल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने की घोषणा की है। इसी तरह पंजाबी नाटककार आत्मजीत सिंह और साहित्यकार गुरबचन भुल्लर ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिए हैं। साहित्यकारों का कहना है कि दादरी की घटना और कलबुर्गी हत्याकांड इस बात का संकेत हैं कि न केवल संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री 9 दिन बाद बोलते हैं, हम बहुसंस्कृति वाले देश में रहते हैं जहां सब किस्म के लोग हैं। हमें एक दूसरे के धर्म और संस्कृति की कद्र करना आना चाहिए। कोई अपनी सीमा लांघता भी है तो इसका मतलब उसे मारना नहीं होता। भारतीय संस्कृति में किसी को जान से नहीं मारा जाता। देश देशांतर में आज यही विषय है हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साहित्य पुरस्कारों की वापसी वैचारिक मतभेद व्यक्त करने का सही तरीका है, संजीदा सरोकार है या किसी तरह की राजनीति। मेरे साथ इस चर्चा में एक खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ हैं जाने माने लेखक उदय प्रकाश, प्रोफेसर पुष्पेश पंत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा और आरएसएस से जुड़े विचारक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले उदय प्रकाश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने कलबुर्गी हत्याकांड के बाद 4 सितंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने का ऐलान किया था। ये ऐलान करते वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? देखिए, मैं पहले स्पष्ट करूं कि मैंने किसी भी तरह के राजनीतिक मंतव्य से यह वापस नहीं किया था, ये ऐलान किया था मैंने। बल्कि जो जानते हैं, मैंने बताया भी कई जगह कि मैं बहुत दूर था, अपने गांव में था। दिल्ली से लगभग 1057 किलोमीटर दूर गांव है और वहाँ से मुझे ये लगा था कि मुझे वापस कर देना चाहिए। और वास्तविकता ये थी कि लगभग ये 6वां दिन था, 5वां या 6वां दिन, जब वहाँ बिजली नहीं थी, कहीं नहीं थी। और जो आसपास की स्थितियाँ हम लोग देख रहे थे वो अब सब देख रहे हैं आप, वही सब कुछ बड़ा डार्क सा। और मुझे सूचना मिली कि इतने दिन हो रहे हैं कलबुर्गी की हत्या हुए, जो स्वयं बहुत बड़े कन्नड़ के लेखक थे, उनको स्वयं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था और 100 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम भी किया है, सब लोग जानते हैं। उनकी हत्या कर दी गई और एक शोक संदेश तक साहित्य अकादमी ने उनके परिवार को नहीं भेजा। तो मैंने तब भी कहा था कि कोई ट्रेन दुर्घटना भी होती है तो खुद रेलवे मिनिस्टर या दूसरे लोग कम से कम शोक संवेदना भेजते हैं, शोक प्रकट करते हैं और कंपनसेशन मिलता है। यहाँ तो ऐसा लगा कि जैसे लेखक अब सिर्फ सेलिब्रेशन का पुरस्कार दे करके निपटा देना और उसके बाद उसके जीवन के प्रति, उसके परिवार के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हो जाना, तो यह पीड़ादायक था। और ये बहुत ही कन्विक्शन के साथ लौटाया गया सम्मान था, जो 10 तारीख को मैंने वापस भी कर दिया, चेक के साथ, प्लाक के साथ। लेकिन तब नहीं सोचा था किसी को इतनी ऐसी प्रतिक्रिया होगी। और आपने अगर ध्यान दिया हो कुर्बान लीजिए, तो लंबे समय तक लगभग खामोशी ही रही। और अब ज़रूर ऐसा लगता है कि शायद वो संदेश पहुंचा और जिस तरह से लोग अब एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जो मुझसे भी बड़े हैं जी, उन्होंने लौटाना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रतिरोध का या विरोध का या अपनी आवाज़ को जाहिर करने का यह एक तरीका है, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका तो लेखक के पास हो नहीं सकता। जी, तो वो कर रहे हैं और एक अच्छी स्थिति है। जी। मैं आता हूँ आपके पास में उदय प्रकाश जी। अवनिजेश अवस्थी साहब जी, आप किस रूप में इसको लेते हैं, जो जिस तरह से साहित्यकार अपना विरोध व्यक्त करते हुए ये साहित्य पुरस्कारों को वापस कर रहे हैं, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। जी, हालांकि उदय प्रकाश जी ने भी कहा कि वे किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। उदय प्रकाश जी के साथ तो एक संबंध पहले भी बहुत पहले हुआ था कि इनको गोरखपुर में एक पुरस्कार मिलना था, उसके कारण इनका बहुत ज़्यादा इनको भला बुरा कहा गया, इनकी छीछालेदर की गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अगर प्रश्न है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपातकाल में लगा था। और मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय कितने साहित्यकारों ने आपातकाल में
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा मंडराते देखते हुए कितने लोगों ने अपने पुरस्कार लौटाए थे, कितने लोगों ने विरोध प्रकट किया था, कितने लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मुझे लगता है कि भवानी भाई की एक कविता तक नहीं छप पाई थी अखबार में। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो इस हद तक खतरे में थी उस समय कि बोलना क्या, ऐसा लगता था सोचना तक खतरनाक है सरकार के खिलाफ। जी। और तो जहाँ तक कलबुर्गी की हत्या का सवाल है, किसी भी हत्या का, जी, किसी भी हत्या का मैं समर्थक नहीं हो सकता, कोई भी समर्थक नहीं हो सकता। लेकिन आपने बात कही आपातकाल की, अगर आपातकाल के समय ये काम नहीं हुआ तो क्या अभी भी ये किया जाना गलत है आपकी नज़र में? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल होता तो उस समय भी किया जाता। ये विशुद्ध राजनीति है, ये विशुद्ध राजनीति है, इसलिए इस समय हो रहा है। ठीक है। केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए जाते हैं, एक प्रोफेसर के, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के हाथ काट दिए जाते हैं क्योंकि उसने सिर्फ क्या किया था, उसने सिर्फ एक अपने प्रश्न पत्र में मोहम्मद नाम का एक प्रश्न पूछ लिया था, नाम से, एक काल्पनिक नाम से। कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तस्लीमा नसरीन को पश्चिमी बंगाल में कोलकाता से रातों रात वहाँ से ले जाया जाता, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि कहाँ ले जाया जा रहा है। हैदराबाद में उनका जानलेवा हमला होता है, किसी ने कोई पुरस्कार नहीं लौटाए। उन्होंने आत्मकथा में जो लिखा पश्चिम बंगाल में उनके साथ जो कुछ हुआ, उस पर किसी ने नहीं लौटाए। मैं कहता हूँ कि पुरस्कार पर एक विस्तृत चर्चा हो सकती है कि लेने की राजनीति भी होती है और लौटाने की राजनीति भी होती है। ये पुरस्कार कभी भी प्रश्न चिन्हों से परे नहीं रहे हैं। जब मिलते हैं तब भी इन पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। आपने बात शुरू की कि राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आपने बात राजनीति पे ही ख़त्म की। आलोक शर्मा साहब, आप क्या इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई राजनीति देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल किसी भी तरह से कोई राजनीति इसके अंदर नहीं देख रहा हूँ। उदय प्रकाश महोदय ने स्पष्ट प्रथम वाक्य में ही कह दिया है कि मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। अवस्थी साहब का हो सकता है कहीं ना कहीं जो देखने का नज़रिया है वो किसी चीज़ से प्रेरित हो और वो आरएसएस का नज़रिया हो सकता है। देखिए, आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है और जिस तरह से इनटॉलरेंस आ रहा है कि आप कुछ भी अगर डिफरेंट चलने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट लिखेंगे, समाज से अलग चलेंगे तो आपका ये हर्ष कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ जिस तरह का कम्युनल हार्मनी को तोड़ने का काम पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का पहला भाषण लाल किले की प्राचीर से आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल तक आप धार्मिक सौहार्द बनाकर रखिए और उसके बाद देखिए रिजल्ट और विकास की तमाम बातें की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद आप देखिए किस तरह से आज सेमिनार की तरह स्पीच देते हुए मोदी साहब आगे चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो एक्शन होना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय से वो नहीं है। इसमें राजनीति इसलिए भी नहीं कुर्बान साहब नज़र आती है कि इसमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं। साहित्यकार जो हैं उन्होंने लेखन कला से आगे बढ़कर समाज को एक आईना दिखाया है, राजनेताओं को, आज के सत्ताधारी दल को एक आईना दिखाया है। उसमें वृद्ध लोग भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं और उसमें युवा सम्मान प्राप्त करने वाले अमन भी हैं। तो अलग अलग एज ग्रुप से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हमारे साथ बैठे हैं उनको किस तरह से, भाजपा के नहीं होंगे, आरएसएस से प्रेरित होंगे, मैं समझता हूं उनको कहां राजनीति नजर आ रही है मुझे नहीं पता है। उनकी पूरे वक्तव्य इमरजेंसी से शुरू होता है और इमरजेंसी पे समाप्त हो जाता है। लेकिन आज के जो हालात हैं, एक तरफ आप कल इमरजेंसी पे बयान देते हैं, बिहार को एड्रेस करते हैं इमरजेंसी के माध्यम से, लेकिन आज जो समाज में हो रहा है आप उसके ऊपर एक वाक्य नहीं बोलते हैं। आपके पास में बहुत दुखद है। जी प्रोफेसर पुष्पेश पंत साहब, हम जिस विषय पर बहस कर रहे हैं कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने की घोषणा की जा रही है, एक के बाद एक 15 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या वाकई आप मानते हैं कि ये एक संजीदा सरोकार है या ये कि इसमें आपको भी किसी तरह की कोई राजनीति, किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे? नहीं कुर्बान भाई, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट करने की ज़रूरत है जी। मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये कहता हूँ कि साहित्य में राजनीति होती है और क्यों ना हो, और जीवन में राजनीति होती है तो साहित्य में भी क्यों ना हो। और यदि साहित्यकार अपने पुरस्कार लौटाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर या उसके जोखिम के नाम पर, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं था कि कल तक हमारे लब आज़ाद थे और सुतमा जिस्म हमारा फैज साहब की शेर की तरफ थे, कि हमारे लब पहले भी कुछ सिले हुए थे, हम पहले भी कुछ झुक कर दब कर बोलते थे, फुसफुसा कर बोलते थे। तो मुझे लगता है जिस घड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट सुर्खियों में आता है तो कहीं ना कहीं कुछ घटा होता है। मगर मुझे लगता है कि उदय भाई ने जहाँ से बात शुरू की थी वो बिल्कुल सही है कि हर लेखक को अधिकार है कि वो अपने वैचारिक पूर्वाग्रह के साथ साथ एक राजनीति करे, और राजनीति में
हमेशा धोखे में बिल्कुल साफ रहे हैं दुनिया भर में। जो अपने को तरक्की पसंद खेमा कहता है और जो यथास्थितिवादी होता है, जो जड़ दकियानूस होता है, ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये अमेरिका में होता है, ये यूरोप में होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, ये रूसी क्रांति के बाद हुआ, ये चीनी क्रांति के बाद हुआ, आदि आदि। तो मुझे लगता नहीं कि ये बहस बेकार है कि राजनीतिक है कि नहीं, मसला वास्तव में राजनीतिक है। मगर अगर आप किसी साहित्यकार के किसी कदम पर यह आरोपित करें कि उसने ऐसा राजनीतिक पक्षधरता के कारण किया है, तो इसका अधिकार उसे जनतंत्र में है, पहली बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि आपने बहस शुरू बड़े व्यापक फलक से की थी कि आज जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट है, क्या वो सिर्फ साहित्य अकादमी के पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार के लिए है, ललित कला के पूर्व अध्यक्ष के लिए है, किसी मशहूर लेखक लेखिका के लिए है, या किसी पूर्व प्रधानमंत्री की भांजी के लिए है, या ये इस आम आदमी के नागरिक के लिए भी है? तो इससे इनकार करना कठिन होगा कि हाल के वर्षों में, मैं जरा सी असहमति की इजाजत लोग भाई से लूंगा कि ये माहौल सिर्फ साल सवा साल में नहीं बिगड़ा है, शायद साल सवा साल में अपेक्षाकृत तेजी से बिगड़ा है, मगर ये माहौल बिगड़ा है पिछले 8-10 साल में, और इसके लिए कहीं ना कहीं यूपीए भी जिम्मेदार है, जिसको आज एकाएक से ये संकट नजर आ रहा है। मैं आपातकाल तक बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मगर मुझे लगता है कि पिछले 5-10 साल में जब आपको सांप्रदायिकता का संकट और जहरीला दानव फैलता नजर आ रहा था, तब उस पर अंकुश लगाने का कोई काम किया नहीं। विकल्प हर चुनावी राजनीति में बड़ी पार्टी का ये था कि ये हार्ड हिंदुत्व होगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व होगा, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भीषण संकट इस देश में आज उपस्थित है, और वो हर आदमी के लिए। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं संक्षेप में कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब छपती है, नो डव नो हॉक, और उसको बंबई में इसलिए नहीं आने दिया जाता कि लोग बिना पढ़े उस 1000 पन्ने की किताब को, ये उस आदमी को, सुधींद्र कुलकर्णी का मुंह काला कर दिया गया जी, और वो आदमी शायद पाकिस्तान में भारत के इक्का दुक्का मित्रों में से एक है। जी उदय प्रकाश जी, अभी यहाँ चर्चा में ये बात आई, अवनिजेश जी ने मामला आपातकाल का उठाया, उसके बाद भी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिस पर देश हिला है। मसलन 1984 के दंगे हुए थे, उसमें बड़े पैमाने पर सिखों का कत्लेआम हुआ था, सरकारी शह पर हुआ था। इसके अलावा और बड़े बड़े हत्याकांड हुए, मलियाना हाशिमपुरा भी हुआ, और बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए। मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो बहुत शाम हो जाएगी, लेकिन उस वक्त कभी इस तरह की बात नहीं उठी कि साहित्यकारों ने अपना विरोध व्यक्त किया हो, या जो साहित्यकार हैं या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर हैं, उनका भी कई बार गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह की आवाज़ नहीं उठी। अब दिखाई ये दे रहा है कि रोज़ एक नया नाम आ रहा है, 15 तक सूची पहुंच गई है, शायद आगे आने वाले दिनों में ये 100 का आंकड़ा पार कर जाए या 1000 का आंकड़ा पार कर जाए। तो ऐसे में जो आपका ये कदम है, इसे महज एक संजीदा सरोकार हम माने, या इसमें किसी तरह की राजनीति भी है, जैसा पुष्पेश जी कह रहे हैं? देखिए, मैं कुर्बान भाई, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें राजनीति न मानी जाए जी। और होता क्या है, देखिए पहले भी कहा जा चुका है कि एक बार क्या होता है, कभी ऐसा वक्त आता है जी कि जब जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं और जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, दोनों के बीच के रिश्तों को दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ती है, और ये हम सब जानते हैं। अब होता क्या है, हुआ क्या है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। 75 में सोचिए, मैं था 23 साल का जी, और मुझको कोई ऐसा अवार्ड भी नहीं मिला था जिसको मैं लौटाता, और आज मैं हूँ 63 साल का, 63 का। तो इस दौर, इस पूरे दरमियान में बहुत सारी चीज़ें देखी, घटी, और ऐसा नहीं है कि विचलित नहीं हुए। हम सब कलाकार हों या लेखक हों, और शायद हम किसी राजनीति के लिए, मैं तो नहीं चाहता कि कोई लिखता होगा, अपने देश के लिए भी नहीं। हम ये माना जाता है, गुलाम अली को अभी रोका गया उनका गाना गाने से, उनके संगीत को रोका गया। अब मैं तो मानता हूँ यह भी अनफॉर्चुनेट है जी। और ये जो एक राजनीतिक कदम था कि उनको रोक दिया गया। कई बार क्रिकेट की टीमें आती हैं, दूसरे देशों से आती हैं, वो किसी वजह से उनको रोक दिया जाता है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स और आर्ट्स, ये दो फील्ड ऐसे हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, रेसेस के, कंट्रीज़ के, नेशंस के, उन सबको जोड़ने का काम जो 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 फील्ड करता है क्षेत्र, वो कला का होता है। और जब गुलाम अली का हुआ, संयोग से वही समय था जब हम सब लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिज़ाइन कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे जी। तो मेरा कहना तब भी था, अब भी यही है कि अगर आपने किसी म्यूज़िशियन को इस वजह से रोका कि वो किसी दूसरे मजहब का है या किसी दूसरे देश का है,
तो आप यह ज़रा सोच के देखिए कि हम लोगों के रिश्ते कितने पुराने, क्या हम गज़ल को रोक देंगे, नज़्म को रोक देंगे, कव्वाली रोक देंगे, तराना रोक देंगे, ख़याल रोक देंगे, हम क्या क्या रोक देंगे? हम क्या तबला ख़त्म कर देंगे? क्या हम ताजमहल जो हेरिटेज है वर्ल्ड का, और वो एक आर्किटेक्चर में इतनी बड़ी जो इंटरमिंगलिंग हुई है जी, सबको जिसने लगभग हमको एक साझा संस्कृति जिसने दी है, ठीक, कल क्या हम उन सबको ख़त्म कर देंगे? तो मुझे लगता है कि शायद ये सोच इतनी तेज़ी से पहले नहीं दिखाई पड़ रही थी। दूसरा ये कि देखिए, सेंसरशिप एक अलग मसला है, और वायलेंस जब बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर पहुंच जाए, आप ये सोचिए, दाभोलकर के बारे में सोचिए, पानेसर के बारे में सोचिए, अभी कालबुर्गी, सब बूढ़े लोग थे, कोई 70 पार कर रहा था, कोई 80 का करीब था, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकल रहे हैं, और 2 बाइकर्स आते हैं और मार के चल देते हैं। तो इस ग्रास रूट लेवल पर टारगेटेड और इंडिविजुअलाइज्ड क्राइम, ऐसा खतरा तो मुझे नहीं लगता कि पहले कभी रहा होगा। नेशनल मूवमेंट्स थे, उदय प्रकाश बहुत जी, बड़े बड़े लेखक साहित्यकार जेल में रखा गया, उनको ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में रखा, लेकिन इस तरह तो हिंसा का ऐसा तमाशा तो हमने कभी नहीं देखा पहले। आप मैं भी हैं कह रहा हमारे हूं कि साथ में, राजनीतिक यहाँ मसला मुझे नहीं रुकना है। होगा एक छोटे से यह ब्रेक हम के लिए। नागरिकों की तरफ हम से आते हैं और दोबारा इस चर्चा को शुरू करेंगे। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? संविधान की मर्यादा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करना है, अपने स्वरूप को बदलना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जनता के हित का पक्का है वादा। ये जो शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। जानिए शिखर पुरुषों का हाल, देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। The Harappan period is also called the Bronze Age. Extensive collections from the era show the Indus artists were not only well versed in techniques of metallurgy but also innovations in dance and performing arts. Best seen in the famous Mohenjo-daro relic, the Indus dancing girl. No impressive is the man drawing a bullock cart depicting agriculture activities. Bronze elephants, on the other hand, show domesticated animals used for transport. देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं साहित्य पुरस्कारों को लेकर के, जिस तरह से वापसी का ऐलान किया जा रहा है। क्या ये एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, या ये कि किसी तरह की राजनीति है, या संजीदा सरोकार? हमारे साथ उदय प्रकाश जी हैं, जिन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार वापस किया है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं, अवनिजेश अवस्थी साहब हैं, आरएसएस विचारक, और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हमारे साथ हैं। अवनिजेश जी, अभी जब बात हो रही थी, आपने एक मुद्दा उठाया कि साहब आपातकाल के समय क्यों इस तरह का विरोध नहीं किया गया, बाद में और जो घटनाएं हुई उस समय इस तरह का विरोध क्यों नहीं किया गया। अगर 1 मिनट के लिए आपका ये तर्क मान भी लिया जाए कि उस वक्त ये गलती हुई या चूक हुई, तो क्या आज जो घटनाएं हो रही हैं उस पर विरोध व्यक्त करने का ये सही तरीका नहीं है आपकी नज़र? नहीं कुर्बान भाई, मैं इसी विषय पर आना चाहता था। हालांकि पुष्पेश जी ने कहा कि लेखक को भी राजनीति करने का अधिकार है जी। एक नागरिक होने के नाते मैं भी मानता हूं कि लेखक को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन उसको अपनी ईमानदारी का आवरण नहीं ओढ़ करके राजनीति करे कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं एक राजनीतिक, मेरी प्रतिबद्धता है, इस विचार के साथ मेरी असहमति है और इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। मुझे समझ में आती है बात भूल चुक की नहीं है। बात यह है कि आपातकाल की बात उदय जी ने कहा कि तब वो 23 साल के थे, मैं शायद 15 साल का था, उसको भूल जाएं। 84 के दंगे भूल जाएं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात यह है कि वो जिस स्तर पर हुआ 84 के दंगे या आपातकाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जिस तरीके से बैन लगा, सेंसर लगा, वो सेंसर था।
सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबसे बड़ा खतरा आपातकाल में था, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, लेखक को नहीं, किसी को भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन वहाँ मैं लेखक की संवेदनाओं से इस समय जो साहित्य अकादमी के या जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, एक भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और उसी समय वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय शायद कविता वर्ष या कविता समय वहाँ पर आयोजित किया गया। 50,000 से कम 50,000 लोग मारे गए थे। बाद में मालूम चला जा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो विरोध करते हैं वो लोग वहाँ पर थे। उनका सबसे बड़ी बात ये कि किस प्रकार से एंडरसन को एक सरकारी प्लेन में भगाया गया, उस सब के बावजूद उसके प्रति कोई विरोध नहीं। इसलिए मेरा विरोध है, जहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ बिल्कुल निसंकोच होकर के मैं कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की, वो किसी भी सत्ता के प्रति, किसी भी सरकार के प्रति, किसी भी विचार के प्रति अगर कितना भी असहमति व्यक्त करता है, विरोध व्यक्त करता है, उसको हक है। उसकी हत्या करना नाजायज़ है, गैर कानूनी है, निंदनीय है। इसमें कोई किसी तरीके से कह रहा हूं कि एक सभ्य लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। नहीं, एक सभ्य समाज में आज जो हुआ, आज सुधीन कुलकर्णी के साथ, वो तो आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, बीजेपी सरकार में। आपको गलतफहमी है कि शिवसेना ने विरोध किया था, आरएसएस ने कोई सुधीन कुलकर्णी के उसका विरोध नहीं किया जी, आरएसएस ने विरोध नहीं किया। इसलिए बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी चीज को कहीं भी चेप सकते हैं, वो चेपना गलत है, वो राजनीतिक है। अगर आप ये सब कुछ, कोई भी व्यक्ति, आपसे मेरा मैं ये कह रहा हूं कि हुजूरे वाला जो हो रहा है, कलबुर्गी की हत्या, पंसारे की हत्या, और वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का सवाल है। अगर किसी भी, ये तो इसी तरह से जैसे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा साहब ने उसे एक्सीडेंट बता दिया दादरी की घटना को, तो एक जस्टिफिकेशन हो गया। मैं आप एक बात बताइए, अभी एक पिछले दिनों शबनम हाशमी जी बैठी थी, उन्होंने कहा कि पिछले 1-1.5 वर्षों से ऐसा हुआ, दादरी में एक व्यक्ति की हत्या हुई, और मैं सबसे बिल्कुल निसंकोच कहता हूँ कि गलत हुआ। लेकिन मैंने शबनम जी से पूछा कि वहीं साहिबाबाद में, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में सफदर हाशमी की 1 जनवरी को खुलेआम चौराहे पर हत्या हुई, वो क्या 1-1.5 साल के बाद, 1-1.5 साल, पिछले 1-1.5 साल में हुई जी? क्या वहां पर असहमति का सवाल नहीं था? क्या वहां पर रंजिश का सवाल नहीं था? इसलिए हर चीज को आप एक सीमित अपने व्यक्तिगत राजनीतिक चश्मे से देख करके आप किसी के ऊपर उसको चढ़ाना चाहें, ये गलत है। ठीक, अब सचमुच अगर लेखक ईमानदार हो, सचमुच अगर लेखक ईमानदार होता, अगर उसमें साहस होता, तो उदय प्रकाश जी 23 साल के रहे होंगे। लेकिन ये परंपरा, जिस लेख की ईमानदारी की परंपरा को उदय प्रकाश जी और आपसे तो बहुत बड़े बड़े लोग वापस कर रहे हैं, वे तो कम से कम उस समय लिखते थे। उनमें से बता दें कितनों ने आपातकाल के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत भी की। चलिए, 2 गलत मिलके एक सही नहीं हो मैं सकते। ये कि नहीं कह रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं कि आपने 2 गलत नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर सचमुच उनमें अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति इतनी प्रतिबद्धता है उनकी, तो वो उस समय भी नजर आनी चाहिए थी। ठीक, पॉइंट नोटेड। आलोक शर्मा साहब जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि चश्मे की बात इकाई अभी, मुझे लगता है कि आरएसएस विचारक हैं तो अपने ही चश्मे से देखेंगे। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी चीज़ को कहीं भी चस्पा दीजिए, कहीं भी चिपका दीजिए। इन्होंने 84 के दंगे और इमरजेंसी और तमाम चीज़ों को आज की घटनाओं से चस्पा दिया बड़ी अच्छी तरह से, काबिलियत के साथ। लेकिन आज जो हो रहा है, वो क्या लोग कांग्रेस के हैं? क्या वो किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के हैं? क्या वो किसी एक मजहब के से ताल्लुक़ रखते हैं? आज वो पूरी आम जनता के, आवाम के जो भी विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसको समझना चाहिए। आज क्या आप ये नहीं समझ रहे हैं कि सांस्कृतिक विकास के अंदर इन लोगों का पिछले दशकों में विकास में योगदान रहा है? आज सांस्कृतिक विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सिस्टमाइज वे में कुठाराघात किया जा रहा है। और पुष्पेश पंत साहब को, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन आज मुझे उनके कहीं ना कहीं साहित्यिक जो मानसिकता है उसमें संकीर्णता और शून्यता नजर आई। आप ही का वर्ग है, आप ही के साथी हैं। अगर वो पुरस्कार लौटा रहे हैं, आपको राजनीति नजर आ रही है, और अगर राजनीति नजर आ रही है तो आपको क्लैरिफाई करना चाहिए कि किसने क्यों, किस राजनीति से प्रेरित होकर ये तमाम चीजें लौटाई हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप इमरजेंसी की बात बार बार करते हैं। इमरजेंसी के बाद तो कांग्रेस वापस आ गई थी, इंदिरा जी को पूर्ण बहुमत मिला। 84 के दंगों की बात करते हैं, क्या वहां पर किसी पत्रकारों को मारा गया था? नहीं, आप केवल मुझे बता दीजिए, क्या वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका गया था? क्या वहां पर किसी पत्रकार को 3 घटनाएं जिस तरह से हुई हैं, एक ही विचारधारा के लोग, एक ही वर्ग के लोग, साहित्यकार लोगों को मार रहे हैं, आरटीआई वही एक्टिविस्ट को मार रहे हैं, क्या इस तरह की घटनाएं हुई थी? मैं समझता हूं इस तरह की तुलना करना केवल एक चश्मे से और एक नजरिए से देखने तक की सीमित है। आज जो हो रहा है वो पूरी तरह से हमारा जो सांस्कृतिक विचारधारा है, उसको, सांस्कृतिक विचारधारा को खिन्न किया जा रहा है और सांस्कृतिक विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है।
पुष्पेश पंत जी, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और इस बहस को मैं चाहूँगा कि एक तरह से आपकी अंतिम टिप्पणी के रूप में हम समाप्त करें कि जो अभी तक हमने चर्चा की, क्या किसी नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है ना हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, ना पहुंचने की उम्मीद है। मगर मुझे लगता है कि आलोक भाई थोड़ा अन्याय कर रहे हैं कि मेरी वैचारिक शून्यता, संकीर्णता अपनी जगह पर बरकरार रहे। मगर मुझे लगता है कि उदय प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आपातकाल का चर्चा करें, मगर तब वो सेंसरशिप थी जो एक विधि से निर्वाचित सरकार ने असंवैधानिक तरीके से ही सही लागू की थी। उन्होंने जो दूसरी बात कही थी वो उतनी ही महत्वपूर्ण है कि आज ये ग्रास रूट्स पर जिसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अविनिजेश जी कह रहे हैं, वो इस कारण हुई है कि हर सरकार ने कानून के राज की धज्जियां अपने सामने उड़ने दी हैं और एक एक्स्ट्रा लीगल इलीगल सेंसरशिप हो रही है और लोगों की सिर्फ वाणी नहीं रोकी जा रही है, उनके वजूद को समाप्त किया जा रहा है। आप किसी को एक लिंचिंग मॉब आके मार रहा है, तो चिंता हमारी इस पर होनी चाहिए कि वो जो आपने बड़े पुराने दंगों का फसाना याद दिलाया कि मुझे लगता है कि हाशिमपुरा, और आज किसी को मुजफ्फरनगर याद नहीं आ रहा है, आज किसी को संभल याद नहीं आ रहा है, किसी को आगरा याद नहीं आ रहा है। ये सब 2002 तो 10 साल पुरानी बात है साहब, मैं तो साल भर पुरानी बात कह रहा हूँ। तो आज आलोक भाई बड़ी आसानी से इस बात को भूल रहे हैं कि सांप्रदायिक दानव को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हत्यारों को जब अंकुश लगाने का 10 साल का वक्त था, तो तब यूपीए और वो क्या कर रहे थे? धर्मनिरपेक्ष आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक हैं। मुझे लगता है, और मैं फिर उस अपनी बात पर बरकरार रहूंगा कि मुझे अपनी क्लास का, बौद्धिक क्लास से मेरी कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि आम नागरिक की असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आज जो संकट आज खड़ा है, वो शायद उसकी तुलना किसी पुराने संकट से नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पूरा आदर करता हूँ उदय प्रकाश भाई का, जिन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट बात कही कि उनका सबसे पहले इस सम्मान का लौटाया जाना ये गोहत्या वाले प्रकरण से अलग था बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब उनकी अंतरात्मा ने उन्हें कहा, तब उन्होंने सम्मान को वापस किया और चेक का भी जिक्र उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुष्पेश पंत, आलोक शर्मा साहब, उदय प्रकाश जी और अविनिजेश अवस्थी साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। किसी भी सभ्य समाज में और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी अंकुश अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगे या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि 21वीं सदी में हम दुनिया के सामने ज़्यादा बेहतर और सभ्य समाज और सभ्य देश की छवि पेश करें। देश देशांतर में मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।